हेलो स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में फिरोज शाह तुगलक के बारे में चर्चा की थी और आज की क्लास में हम लोदी वंश के बारे में बात करेंगे और विशेष रूप से हम सिकंदर लोदी के शासनकाल के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम तुगलक वंश के पश्चात जो दिल्ली सल्तनत पर खिज्र वंश का शासन स्थापित हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। तो तुगलक वंश के पतन के पश्चात खिज्र खान ने एक नवीन वंश की स्थापना की और इसको इतिहास में सैयद वंश कहा गया और इस वंश ने 37 वर्षों तक दिल्ली में शासन किया। लेकिन इस वंश का कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ और सैयद वंश में कुल मिलाकर 4 शासक हुए। पहला था खिज्र खान, जिसका शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक का माना जाता है। दूसरा जो शासक हुआ वो था मुबारक शाह और उसका शासनकाल था 1421 से 1434 ईस्वी तक। तीसरा जो शासक था वो था मोहम्मद शाह और उसका शासनकाल था 1434 से 1445 ईस्वी तक। और अंतिम जो शासक था अलाउद्दीन आलम शाह और उसका शासनकाल था 1445 से 1450 ईस्वी तक। तो सैयद वंश का जो ये अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, वो बहुत ही अयोग्य और दुर्बल था और जब 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो बदायूं में बैठे बैठे ही उसने बहलोल लोदी को यह कहकर दिल्ली का साम्राज्य सौंप दिया कि वह अपने बदायूं के परगने से ही संतुष्ट है। तो अब हम बात करते हैं लोदी वंश की। और लोदी वंश का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1451 से 1526 ईस्वी तक का। और जो बहलोल लोदी था उसने लोदी वंश की स्थापना की और इसने 1451 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर स्वयं को सुशोभित किया और प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना की। और इसीलिए उसके द्वारा जो स्थापित राजवंश था वो लोदी वंश के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। और सल्तनत काल में दिल्ली में शासन करने वाले राजवंशों में लोदी वंश अंतिम था और लोदी वंश में 3 शासकों द्वारा शासन किया गया, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। और बहलोल लोदी का जो शासनकाल था वो 1451 से 1489 ईस्वी तक का माना जाता है। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक का माना जाता है। और जो अंतिम लोदी वंश का सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी और उसका जो शासनकाल था वो था 1517 से 1526 ईस्वी तक। लोदी सुल्तान जो थे वो गिलजाई नामक अफगान कबीले के माने जाते हैं। और बहलोल लोदी की जो मुख्य सफलता थी वो थी 1484 ईस्वी में जौनपुर के शर्की राज्य को जीतना और उसे दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करना। बहलोल लोदी द्वारा बहलोली नामक सिक्के प्रचलित किए गए और ये जो सिक्के थे वो अकबर के समय तक उत्तर भारत में विनिमय का प्रमुख साधन बने रहे। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहलोल लोदी धर्म सहिष्णु था और उसका जो राजत्व सिद्धांत था वो समानता पर आधारित था। और बहलोल लोदी जो अफ़गान सरदार थे उनको अपने समकक्ष मानता था और अपने सरदारों के खड़े रहने पर वो खुद भी खड़ा रहता था। उसने अपने सरदारों को मसनद-ए-अली कहकर भी पुकारा। अगर बात की जाए सिकंदर शाह लोदी की तो लोदी वंश के तीनों सुल्तानों में इसे सर्वाधिक कुशल या योग्य सुल्तान कहा जाता है। और सिकंदर शाह लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक का माना जाता है। बहलोल लोदी के पुत्र और उत्तराधिकारी निजाम खां को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर उसके अमीरों द्वारा 1489 ईस्वी में बिठाया गया। हालांकि अफ़गान अमीरों का एक दल था जो उसका विरोध कर रहा था और इसका नेतृत्व ईसा खां कर रहा था।
ये जो दल था वो बहलोल लोदी के बड़े लड़के और जौनपुर के सूबेदार बारबक शाह को सिंहासन पर बिठाना चाहता था, क्योंकि जो सिकंदर था वो स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। सिंहासन पर बैठने के उपरांत सुल्तान ने सबसे पहले अपने विरोधियों में अपने चाचा आलम खां, ईसा खां, आजम हुमायूं तथा जालरा के सरदार तातार खां को परास्त किया और इस तरह से अपनी प्रारंभिक समस्याओं पर उसने विजय हासिल की। सिकंदर लोदी ने जौनपुर को अपने अधीन करने के लिए अपने बड़े भाई बारबक शाह के खिलाफ सैन्य अभियान किया और इस अभियान में उसे पूर्ण सफलता भी हासिल हुई। और जौनपुर के पश्चात सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1494 ईस्वी में बनारस के समीप हुए एक युद्ध में हुसैन शाह शर्की को परास्त किया और बिहार को दिल्ली में शामिल कर लिया। उसके उपरांत सिकंदर ने तिरहुत पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। बिहार पर जब सिकंदर की विजय की खबर बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह को मिली तो इस खबर से अलाउद्दीन हुसैन शाह बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि वो बिहार के हुसैन शाह को अपना सूबेदार मानता था। इसलिए उसने अपने पुत्र दानियाल को सिकंदर के आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेजा, लेकिन दोनों पक्षों में युद्ध से पहले ही समझौता हो गया और इस संधि के अंतर्गत जो अलाउद्दीन हुसैन शाह था उसने सिकंदर द्वारा विजित सभी प्रदेशों पर उसके अधिकार को स्वीकृति प्रदान कर दी और उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया कि वो एक दूसरे के विरोधियों की मदद नहीं करेंगे और इस तरह से सिकंदर के राज्य की जो सीमाएं थी वो बंगाल तक विस्तृत हो गई। सिकंदर लोदी राजपूत राज्यों पर भी अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था और यही वजह थी कि उसने धौलपुर पर आक्रमण किया और धौलपुर के राजा मानिक देव ने सिकंदर के आक्रमण से भयभीत होकर ग्वालियर भाग जाने का निश्चय किया और वो ग्वालियर भाग गया। जब वो ग्वालियर भाग गया तो उसके उपरांत सिकंदर ने धौलपुर पर अपना अधिकार कर लिया और उसने मंदरेल, उदगिरी और नरवर को भी जीता। नागौर के शासक मोहम्मद खां ने भी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर पर सुल्तान अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि जो ग्वालियर का राजा मानसिंह तोमर था वो एक स्वतंत्रता प्रिय और वीर शासक था और यही वजह थी कि उसने सुल्तान की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाद में जाकर ग्वालियर को सिकंदर के पुत्र इब्राहिम लोदी द्वारा जीता गया। सिकंदर लोदी ने अपने सैनिक अभियानों और आंतरिक सुधारों द्वारा सल्तनत की शक्ति और प्रतिष्ठा में अत्यंत वृद्धि की। अपने सैनिक अभियानों द्वारा सिकंदर ने दिल्ली सल्तनत को एक बार फिर से उत्तरी भारत की राजनीति की धुरी बना दिया और तैमूर के आक्रमण के बाद जो दिल्ली सल्तनत से एक एक करके राज्य अलग हो गए थे, वे राज्य पुनः दिल्ली सल्तनत में शामिल किए जाने लगे और दिल्ली सल्तनत की सीमा में अधिकतम वृद्धि तैमूर के आक्रमण के बाद सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही हुई। तो जब सिकंदर लोदी द्वारा राजस्थान के राजपूत राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित किया गया तो वहाँ के शासकों पर अपना प्रभावी नियंत्रण रखने और व्यापारिक मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से उसने 1504 ईस्वी में आगरा नामक शहर की नींव डाली और अब उसने दिल्ली की जगह उसे राजधानी बनाया। आगरा का जो नाम था अग्रे रखा गया। अग्रे राह का अर्थ है आगे के रास्ते पर और सिकंदर शाह ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का भी प्रचलन करवाया और यह 30 इंच का हुआ करता था। उसने अनाज पर से चुंगी हटा दी और अन्य व्यापारिक कर हटा दिए, जिससे अनाज, कपड़ा और आवश्यकता की जो अन्य वस्तुएं थी वो बहुत सस्ती हो गई। सिकंदर लोदी ने भूमि में गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा सुल्तान हुआ है जिसने
खुम्स यानी कि युद्ध में जो माल लूटा जाता था उसमें से कोई हिस्सा नहीं लिया और समस्त जो माल हुआ करता था वो सैनिकों में उसने वितरित कर दिया। उसने गुप्तचर विभाग का भी पुनर्गठन किया और उसकी गुप्तचर जो प्रणाली थी वो बहुत ही उत्तम थी और यही वजह है कि उसे अपने साम्राज्य की प्रत्येक घटना की सूचना तुरंत मिल जाया करती थी और निष्पक्ष न्याय के लिए उसने अपने वज़ीर मियाँ भुआ को नियुक्त किया और फिरोज तुगलक द्वारा प्रतिदिन निर्धन जनता में निःशुल्क भोजन वितरित किया जाता था और वह प्रचुर मात्रा में धन दान भी किया करता था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सिकंदर लोदी था वो एक दयालु प्रवृत्ति का शासक भी था और उसने फिरोज तुगलक की भांति ही मुस्लिम विधवाओं की लड़कियों के विवाह के लिए भी दहेज की व्यवस्था